भूत और चुड़ैल की मैंगो बाइक। जैसे ही तेज आंधी चलती है लोग अपने घर में घुस जाते हैं। तभी एक बाइक की फटफटिया जैसी आवाज आने लगती है। वहीं एक बुढ़ा पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा था। आम की खुशबू सूंघकर चुड़ैल और भूत मैंगो बाइक लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। मेरे आम कितने दिन से मैंने आम को नहीं खाया। अभी इस बुड्ढे से आम छीनती हूँ। हाँ, आम छीन कर खा लो इस बुड्ढे से। ए बुड्ढे, चल ये आम मुझे दे दे। नहीं, नहीं दूंगा। अरे आम मुझे बहुत पसंद है और मैं ही खाऊंगा। ए बड़ाऊ, लगता है तुझे हमसे डर नहीं लगता। तुझे पता है हम कौन हैं? हम चुड़ैल और भूत हैं। इस आम को तो तुझसे लेकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए तेरी स्वर्ग की टिकट ही क्यों न काटनी पड़े। अरे मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। तुम जैसे चुड़ैल और भूत मेरे सपने में आते जाते रहते हैं अक्सर, तो सामने होकर भी तुमसे डर नहीं लगता। सुन रहे हो जी? इस बुड्ढे का एक पैर कब्र में लटक रहा है, फिर भी अकड़ नहीं जा रही। अब बताती हूँ इसको। बुड्ढे के हाथ से आम छीनकर खाती है वो, और फिर दोनों मैंगो बाइक पर बैठकर उस बुड्ढे के ऊपर बाइक चढ़ाकर उसे मार डालते हैं। जिसके बाद वो बूढ़ा बिना तड़पे ही मर जाता है। जिसके बाद चुड़ैल और भूत हंसते हुए कहते हैं जो भी हमें आम नहीं देगा उसे हम इसी तरह मैंगो बाइक से रौंद देंगे। हाँ, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। आओ जानवर, मेरी मैंगो बाइक पर बैठकर मैंगो खाने का लुत्फ उठाओ। जरूर जानो। लो, बैठ गई मैं। अब उड़ाओ अपनी मैंगो बाइक को। ये बोलते ही दोनों मैंगो बाइक पर बैठकर आसमान की सैर करने लगते हैं। ऐसे ही आधी रात में उस चुड़ैल का आम खाने का फिर से मन करता है। तभी चुड़ैल अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे फिर से आम खाना है। अरे उस बुड्ढे को मारकर तुझे चैन नहीं मिला जो फिर से आम खाने की डिमांड कर रही है? रात में आम कहाँ से लाऊं? कौन खा रहा होगा इस बार? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बस आम खाने हैं, चाहे कहीं से भी लाओ या फिर आम के बागान में लेकर ले चलो। वहाँ तो कोई भी नहीं होगा। नहीं लाए तो मेरे लंबे नाखून तुम्हारा क्या हाल करेंगे जानते हो ना? अरे भगवान, ये पत्नियां ना जिंदा में चैन लेने देती हैं और ना मरने के बाद। डिमांड तो मरने के बाद भी पूरी करनी पड़ती है। नहीं करी तो मुझे मारेगी। कुछ कह रहे हो तुम? और नहीं, आओ मैंगो बाइक पर बैठो। ये कहते ही वो भूत मैंगो बाइक पर उसे बिठाकर आम के बागान में पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे आम के पेड़ पर आम लदे हुए होते हैं। दोनों आम तोड़कर आम खाने लगते हैं। उसी वक्त खेत का मालिक अपने खेत में चेक करने आता है तो देखता है कि जमीन पर आधे खाए हुए आम पड़े हैं। तो वो कहता है, अरे आम का हाथ कैसा किया किसने? वो भी इतने सारे। कौन है मेरे बागान में? अरे कौन है? सामने आओ जिसने भी ये आम खाए हैं। मैं हूँ। मैंने तेरे बागान के ये मीठे आम खाए हैं। बोल, क्या कर लेगा तू? चुड़ैल, अरे क्यों तूने मेरे बागान के आम इस तरह से बर्बाद किए हैं? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू इसे हाथ लगाएगा? लगा, चल लगा, मैं भी देखता हूँ। अरे भूत भैया, आपकी मिसेस है क्या ये? अरे मने माफ कर दो। आप दोनों कितने भी आम खा सकते हो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। सच्ची बोला ना तूने? मैं कितने भी आम खा सकती हूँ ना। ठीक है, फिर तो जा। हाँ, खा ले। चुड़ैल कहीं, मेरे आम के बागान बर्बाद करने वाली, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर खेत का मालिक बाहर आकर चुपके से उस चुड़ैल पर पत्थर फेंक कर मारता है। ये करता देख चुड़ैल उसे देख लेती है और गुस्से में मैंगो बाइक चलाकर उसे कुचल देती है। जिसके बाद वो मर जाता है और वो कहती है, बड़ा आया मुझे पत्थर से मारने वाला। तू एक सेकंड में ये कैसे भूल गया कि तूने ये वार एक चुड़ैल पर किया है, वो भी आम खाती हुई चुड़ैल पर। मार डाला ना। अरे वाह मेरी चुड़ैल, तुमने तो मैंगो बाइक से इसका मैंगो शेक बना डाला। इस तरह रात भर दोनों आम के खेत में आम ही खाते रहते हैं।
आखिर ये भूत और चुड़ैल कौन थे और क्यों आम खाने वाले इंसान को अपनी मैंगो बाइक से मार दिया करते थे, और उन पर यह मैंगो बाइक कहां से आई, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद फिर भूत और चुड़ैल गांव में आम खाते हुए लोगों को देखते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। रातों रात वो अपनी मैंगो बाइक से लोगों को कुचल दिया करते थे। गांव के लोग अब खौफ में आकर न तो घर से बाहर निकलते थे और न ही आम खाते थे। गांव का ये खौफनाक मंजर देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और गांव के लोगों को बचाने के लिए वो तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और उन्हें सब बता देता है। ठीक है, मैं उस चुड़ैल और भूत का खात्मा कर दूंगा। उसके लिए पहले मुझे विधि करके उन्हें यहाँ बुलाना पड़ेगा। इनसे बात करके मुझे उनकी कमी का पता चलेगा, तभी मैंने उन्हें मार पाऊंगा। बाबा, आपको जो करना है कीजिए, बस हमारे गांव से ये मैंगो बाइक वाली चुड़ैल और भूत को दूर कर दीजिए। ये कहते ही तांत्रिक उन दोनों चुड़ैल और भूत को अपने वश में करने के लिए मंत्र पढ़ता है। तभी दोनों अपनी मैंगो बाइक पर बैठे हुए आते हैं और उससे कहते हैं, कौन है ये बुड़बक जिसने हमारे लॉन्ग ड्राइव में विघ्न डाल दिया? जानू, कितने मजे से मैंगो बाइक पर राइड ले रही थी मैं आपके साथ। अच्छा, तो तुम दोनों हो जिसने आतंक मचा रखा है और ये मैंगो बाइक अच्छी लग रही है। अरे ओ तांत्रिक, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर और वश में कर इसे। अभी करता हूँ। ओम चुड़ैलम भूतम बंधक स्वाहा। तांत्रिक के ये बोलते ही वो उसे बंधक बना लेता है। बताओ, तुम दोनों क्यों मार रहे हो और ये मैंगो बाइक कहाँ से आई? मैं बताता हूँ। 2 महीने पहले की बात है। हम दोनों बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन बहुत समय से मेरी बाइक लेने की इच्छा थी, तो मैंने कैसे भी करके पैसे इकट्ठे किए और बाइक खरीद कर लेकर आया। तभी मुझसे रूपाली बोली, सुनिए जी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। चलिए ना, मुझे आम खिलाकर ले आइए, अपनी बाइक पर भी बिठाकर घुमाइए। हाँ हाँ चलो, तो मैं आम भी दिला कर ले आऊंगा और बाइक पर भी घुमा दूंगा। कुछ देर बाद दोनों ताजा ताजा आम खरीद लेते हैं और एक ब्रिज के ऊपर दोनों बाइक पर जा रहे थे। तभी रूपाली बोली, अजी जल्दी घर चलिए, मुझे ये ताजा ताजा आम खाने हैं, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि बस बाइक को ही चलाता रहूं। अरे अरे, अचानक से बाइक को क्या हुआ? विक्रम के ऐसा कहते ही बाइक के ब्रेक फेल हो जाते हैं और न चाहते हुए भी उसकी बाइक पुल से नीचे नदी में गिर जाती है, जहां दोनों पानी में डूबकर मर जाते हैं। मरने के बाद दोनों कहते हैं, हम दोनों की ख्वाहिश अधूरी रह गई, लेकिन तुम मरने के बाद भी आम खाओगी और मैं बाइक भी चलाऊंगा। और कैसे? अपनी पत्नी की बात सुनकर वो अपने जादू से एक नॉर्मल बाइक को मैंगो बाइक बना देता है, जिसके बाद दोनों लोगों को बाइक से कुचला करते थे। बस इसलिए हमने ये सब किया। बस, बहुत लोगों को मार लिया तुमने। मुखिया, जल्दी से इसकी बाइक जला डालो। तांत्रिक की बात सुनकर मुखिया पास मिट्टी का तेल उठाकर मैंगो बाइक पर डाल देता है, मशाल से आग लगा देता है, जिसके बाद उस मैंगो बाइक के जलते ही वो चुड़ैल और भूत भी जलकर खाक हो जाते हैं और गांव के लोग बेफिक्र होकर आम खाने लगते हैं। रात का समय था। 3 भयानक चुड़ैल एक पीपल के पेड़ पर बैठी हुई आपस में एक दूसरे से बात कर रही थीं। बस थोड़ी ही देर में 12 बज जाएंगे, जिसके बाद हम गांव में जाकर लोगों को पकड़ के लाएंगे। सही बोला, आज तो मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा तड़पाऊंगी। देखना, बहुत बुरे तरीके से चीखेंगे सबके साथ। बहुत मजा आएगा। जैसे ही 12 बजते हैं वो तीनों चुड़ैल गांव में जाकर लोगों को ढूंढना शुरू कर देती हैं। तीनों को एक एक आदमी मिल जाता है, जिसके बाद वो उन तीनों आदमियों को अपने साथ उड़ाकर जंगल की तरफ एक गुफा में ले जाती है। उस गुफा के अंदर साइंस लैब जैसा एक गुप्त कमरा होता है, जहां वे उन तीनों को ले जाती हैं। वो तीनों चुड़ैलों से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हम तीनों को यहाँ क्यों लेकर आई हो? अबे अपना मुंह बंद रख, ज्यादा बोला ना तो ये बिजली के तार तेरे मुंह में ही डाल दूंगी। चलो बहनों, अब इन तीनों को परेशान करते हैं, तभी हमें मजा आएगा। ये कहकर शीला अभय के मुंह में बिजली के करंट वाले तार लगा देती है, जिसके बाद अभय जोर जोर से चीखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बबली गगन को उल्टा करके ठंडे पानी में डाल देती है
जिसके बाद वो उसे बर्फ के अंदर जमाने के लिए हाई वोल्टेज कर देती है। देखा कैसे तड़प रहे हैं ये लोग। आखिर हमारे एक्सपेरिमेंट है भी तो कमाल के। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये पानी मुझे सुई की तरह चुभ रहा है। निकालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस यही तो हम तीनों को चाहिए। जब तक हम तुम लालची लोगों को ऐसे तड़पाएंगे नहीं, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तभी वो तीनों चुड़ैल मिलकर दीपक को आग के ऊपर रखकर जलाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ। ऐसे ही वे तीनों चुड़ैल उन तीनों आदमियों के ऊपर अपने सभी एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार देती हैं। जिसके बाद वो तीनों की लाश उठाती हैं, उन्हें गांव में यहाँ वहां फेंक देती हैं। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती हैं। अगले दिन सुबह गांव के सब लोग उनकी लाशों को देखते हैं तो वहां से उनकी लाशें इकट्ठी करके एक ही स्थान पर रखते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। कितनी बेरहमी से इन लोगों को मारा है। इन्हें मारने वाला तो बहुत ही जालिम होगा। आखिर कौन इन्हें मार सकता है? अरे रेखा काकी, ये तो किसी की मिली भगत लग रही है। किसी ने बड़े ही सावधानी से इन्हें मारा है। तुम लोगों को पता है, ये तीनों आपस में दोस्त थे और ऊंची जात के घर से थे। चुप करो तुम लोग। पहले भी ऐसे ही हालत में हमें कुछ लोगों की लाश मिली है और अभी तक मरने वाले सभी लोग ऊंची जाति के ही लोग थे। मुझे तो ये सब किसी चुड़ैल का काम लग रहा है जो लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रही है। इनकी हालत तो देखो। अरे लगता है किसी ने इनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया है। क्या चुड़ैल इनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगी? हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए। ठीक है, तुम पुलिस को खबर देकर आओ। मैं गांव के कुछ लोगों के साथ पंडित के पास जाती हूँ और अपने गांव के सुख शांति के लिए हवन करवाती हूँ। ये सोचकर बूढ़ी काकी पंडित के पास जाती है। जिसके बाद पंडित एक यज्ञ शुरू करता है और यज्ञ करते करते उन्हें गांव के ऊपर बुरी आत्माओं का वास महसूस होता है। गांव में कुछ चुड़ैलें हैं जो ये सब आतंक मचा रही हैं। अगर उन्हें सही समय पर नहीं रोका गया तो वो गांव के कई लोगों को मार देंगी। ठीक है पंडित जी, आज ही रात आप हमारे गांव चलकर उन चुड़ैलों को भगाने के लिए कोई उपाय निकालना। वो बूढ़ी औरत रात के समय गांव के अंदर पंडित को बुला लेती है। जैसे ही 12 बजते हैं, पंडित यज्ञ शुरू कर देता है। जहां 12 बजते ही उन तीनों चुड़ैलों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। आज रात 12 बजते ही उन तीनों चुड़ैलों की शक्तियां कम हो जाती हैं और वो तुरंत पंडित के पास प्रकट हो जाती हैं और उससे कहती हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है पंडित? हमें अपना काम करने दे, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। तुम तीनों गांव वालों को परेशान क्यों कर रही हो और इतनी बेरहमी से लोगों को क्यों मार रही हो? आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? तू होता कौन है हमें हमारे मकसद से रोकने वाला? हम जो भी चाहेंगे वही करेंगे। अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा। वरना तेरा भी एक्सपेरिमेंट कर देंगे हम तीनों। पंडित के समझाने पर भी वे तीनों उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद पंडित मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बना देता है। जिसके बाद वो तीनों पंडित से कहती हैं, रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम तुम्हें सब कुछ बता रही हैं। कुछ समय पहले की बात है। हम तीनों बहनें इसी गांव में रहा करती थी। हम तीनों बहनें छोटी जाति से थी और हम तीनों डॉक्टर बनना चाहती थी। हमारे गांव में ऊंची जाति के लोग हमें कुछ भी नहीं समझते थे और हमें बुरा भला कहकर हर जगह से भगा दिया करते थे। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति हमें देखता था तो वो हमारे ऊपर कीचड़ फेंक दिया करता था। हम तीनों बहन डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और हम बड़े कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ऊंची जाति के लोगों ने हमें नीचा दिखाया। और एक दिन ऊंची जाति के कुछ लड़के साइंस की पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए शरीर चाहिए था, इसलिए उन्होंने हम तीनों बहनों को अगवा किया और उसके बाद हम तीनों को मार दिया। जिसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते समय हम लोगों के शरीर का बहुत बुरा हाल कर दिया। हम तीनों की मौत हो गई थी, लेकिन मरने के बाद हमें मुक्ति नहीं मिली। जिसके बाद हम तीनों ने ऊंची जाति के लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें मारना शुरू कर दिया। जब तक हम तीनों को मार नहीं देते तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। चुड़ैलों की बात सुनकर गांव के सभी लोग रोने लगते हैं
यहाँ तक कि पंडित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो चुड़ैलों से कहता है, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया और ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो भेदभाव होता है वो सबसे गलत होता है। हम इंसानों को एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे क्या करना होगा तुम्हारी मदद करने के लिए? उन तीनों को पकड़ के हमारे पास ले आओ, हम तीनों उन्हें ले जाएंगे। उसके बाद हम इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। इनका कहना तो बिल्कुल सही है। इससे ऊंची जात के लोगों को सबक भी मिल जाएगा, ताकि वो आगे कभी दोबारा से किसी भी नीचे जात के लोगों के ऊपर अत्याचार न करें। पंडित के कहने पर गांव के सभी लोग उन तीनों को पकड़ के चुड़ैलों के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन तीनों को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और वहीं दूसरी तरफ वो तीनों चुड़ैल उन तीनों की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं। ना तो उन्हें मरने देती हैं और ना ही जीने देती हैं। सालों से वो उनके साथ इसी प्रकार से करती आ रही हैं। इससे गांव के ऊंची जात के लोगों को सबक मिल जाता है और वो अब नीची जात के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें कभी भी ऊंची जात और नीची जात से इंसानों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को एक जैसा बनाया है, एक जैसी सूरत दी है और हमारी रगों में दौड़ने वाला खून भी एक ही जैसा है। इसलिए हम सबको सम्मान देना चाहिए और सबकी इज्जत करनी चाहिए। गर्मी से परेशान चुड़ैल। ज्वालापुर गांव में रहने वाले लोग काफी खुशहाल और समृद्ध थे। सभी के घरों में सालों पहले शौचालय और बाथरूम का निर्माण हो चुका था। मई का भरपूर गर्मी भरा महीना शुरू हो चुका था। धरती तवे की तरह तप रही थी। सभी जने अपने घरों में बैठे हुए थे। तभी ललिता पसीना पोंछते हुए कहती है, हाय राम, इस जेठ की गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया। पंखे की हवा में भी शरीर आलू की तरह उबल रहा है। उफ, ये गर्मी जान लेकर छोड़ेगी। ललिता ऐसा कह रही होती है कि तभी उसका पति मंगल घर के अंदर आता है और ललिता कहती है, हाय हाय, बेड़ा गर्क हो इस गर्मी का। अरे आप तो सर से पांव तक पसीने से नहा चुके हैं। कहा था ना मैंने, सुबह की दोपहर में घर मत लौटना, किसी पेड़ की छाए में बैठ जाना। आसमान में बैठे सूर्य देवता आज मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। पूरा शरीर कड़कड़ाती धूप से जल गया है। जरा इन आमों का पन्ना बना दो, लगता है मुझे लू लग गई है। ठीक है, तब तक आप बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहा लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। ज्वालापुर गांव में सैकड़ों सालों में पहली दफा गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था। हर दिन बीतने के साथ गर्मी का पारा और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। गांव से बाहर कुछ दूर पर एक घना जंगल था, जहां एक पुराने घने से बरगद के पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो बढ़ती गर्मी से परेशान होकर कहती है, हाय रे, इस बेतहाशा गर्मी ने तो मुझ चुड़ैल का जीना दुश्वार कर दिया। ये चुपती जलती गर्मी से बचने के लिए अब तो मुझे जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। चुड़ैल पेड़ों से उछलती कूदती जंगल से बाहर निकल पड़ती है और चारों तरफ देखकर कहती है, ये गांव वाले कितने कंजर हैं। चुड़ैल के लिए ना कोई तालाब बनवाया है ना कुआं। कई वर्षों से मैं नहाई भी नहीं हूँ। सोचा था आज नहाकर अपने पाप धो लूंगी। इतने लोगों का खून जो बहाया है। चुड़ैल उड़ती हुई और आगे तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे एक बहुत ही पुराना पोखर नजर आता है, जो बहुत ही कूड़े कचरे से भरा होता है और उसका पानी एकदम काला होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, ये तो वही कहावत हो गई, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। हाय रे दैया, ये दिन आ गए हैं क्या मेरे, जो मुझे इस मैली गंगा में नहाना पड़ेगा। ऐसे में ज्वालापुरी के गांव वाले आखिर नहाते धोते कैसे हैं। आज की रात ये पता लगा कर ही रहूंगी। थोड़ी देर में चारों ओर रात का अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल तेजी से उड़ती हुई गांव की तरफ बढ़ते हुए हाथों से हवा करती हुई कहती है, हाय ये गर्मी मुझे सर से पांव तक भिगोई चली जा रही है। लक चिक बिजली गिरानी मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। पूरा गांव रात के समय अपने घरों में बाहर चबूतरों पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। तभी चुड़ैल कहती है, अब मैं मिस्टर इंडिया की तरह इनकी आंखों के सामने से गुजरूंगी और इन्हें दिखाई भी नहीं दूंगी। चुड़ैल रामधन नाम के युवक के घर में घुसकर चारों ओर नजरें दौड़ाने लगती है। तभी नल की आवाज सुनकर वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और कहती है, अरे वाह, यहाँ तो दूध के जैसा सफेद पानी है जो बेमतलब का बह रहा है। ये बेपरवाह गांव वाले नल खुला छोड़कर हवा खाने में लगे हैं, क्यों ना मैं नहा लूं। चुड़ैल नहा धोकर बाथरूम गंदा करके कहती है,
अरे वाह, ये बाथरूम तो मेरे मतलब की जान पड़ती है। अब गर्मी बीतने तक मैं ज्वालापुरी गांव के बाथरूम पर ही कब्जा करके रहूंगी। उसे मुझे गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर चुड़ैल छत से चिपक कर पंखे की हवा खाने लगती है और जब रामधन नहाने के लिए बाथरूम में आता है तो कहता है, अरे ये घर का बाथरूम है कि सरकारी स्नान घर? इतना गंदा कैसे मचा हुआ है यहाँ? कौन बदबूदार विकट प्राणी अपने शरीर का सालों का मैल झाड़ गया है? अब मैं सालों से नहीं नहाई थी तो थोड़ी बहुत गंदगी तो मचेगी ही ना। आधी रात जब सारा गांव गहरी नींद में होता है तभी गर्मी से परेशान होकर चुड़ैल की आंख खुलती है और वो कहती है, गर्मी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। पूरा शरीर पसीने से चिपचिपा रहा है। मेरा बस चलता तो गर्मी का नामो निशान मिटा दूं, पर अभी मुझे नहाने की जरूरत है। चुड़ैल पसीना पोंछते हुए बाथरूम में जाती है तो नल में पानी न आता देखकर मंगल और सरिता के बंद दरवाजे से अंदर घुसकर कहती है, देखो तो जरा इनको, इस उबाल भरी गर्मी में भी ये दोनों कैसे फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह चिपक कर सो रहे हुए हैं। खैर मुझे तो नहाना है। चुड़ैल बाथरूम में घुसकर खुशी से नहाते हुए कहती है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। आवाज सुनकर सो रहे मंगल की नींद खुल जाती है और वो कहता है, सरिता तो मेरे बगल में सो रही है, फिर बाथरूम में कौन हो सकता है? कहीं गलती से नल तो खुला नहीं छूट गया है। मंगल जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो भयानक चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और चुड़ैल उससे बोलती है, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। क्यों री मंगल, आधी रात को तेरे कलेजे में कौन सी बेचैनी उठी थी जो मरने के लिए यहाँ चला आया? अरे सरिता उठो, हमारे बाथरूम में चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। चुड़ैल गुस्से में बौखलाकर उसे मार देती है और सुबह उसकी लाश देखकर सारे गांव वाले चिंतित होकर कहते हैं, इतनी बेरहमी से किसने मंगल को मार दिया? पता नहीं मुखिया जी, किसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। संभालो सरिता। ऐसे ही हर रात गांव का कोई न कोई शख्स अपनी जान गंवा रहा था। एक रात चुड़ैल गांव में रहने वाले सुमित के बाथरूम में नहाकर कहती है, अरे ये बाथरूम तो बड़ा ही शानदार है, संगे मरमर पत्थर से जो बना है। जरा इस शीशे में अपने हुस्न का दीदार तो कर लूं, नहा धोकर कैसी लग रही हूँ। चुड़ैल शीशे के आगे अपना चेहरा निहारते हुए कहती है, अरे मैं तो परम सुंदरी लग रही हूँ। हाथों में तौलिया लिए हुए सुमित दरवाजा खोलता है और चुड़ैल को देखकर स्तब्ध रह जाता है कि चुड़ैल कहती है, तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे सौंदर्य के बीच में कलर डालने की? अब तुम मरोगे। बचाओ माँ, बाथरूम में चुड़ैल घुस आई है। गुस्से में लाल पीली हुई चुड़ैल सुमित को मार डालती है और ये मंजर देखकर उसकी माँ धनिया भागकर सबको इकट्ठा करती है और मुखिया कहता है, क्या बात है धनिया, इतनी रात को सबको यहाँ बटोरने का क्या मतलब? मुखिया जी, गांव के सब लोगों को चुड़ैल मार रही है। वो गर्मी वाली चुड़ैल है। चुड़ैल को भी हम इंसानों की तरह गर्मी लगती है और हमारे गांव में कोई भी तालाब या नहर नहीं है। शायद इस चुड़ैल ने हम सभी के बाथरूम पर कब्जा कर लिया है। कल भोर होने को ही हम इसका निवारण करेंगे। अगली सुबह सभी लोग गंदे पड़े हुए पुराने पोखर को साफ करवाकर वहां पानी भरवा देते हैं और चुड़ैल को पुकार कर कहते हैं, ओ गर्मी वाली चुड़ैल, कहाँ है तू? बाहर निकल। चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, एक तो मैं इस घनघोर गर्मी से परेशान हूँ, तुम लोग मुझे बुलावा क्यों भेज रहे हो? देख चुड़ैल, तू हमारे ज्वालापुर गांव से चली जा। हमने गांव के बाहर वाला पोखर तेरे रोजमर्रा के लिए साफ करवा दिया है। अगर ये शुभ काम तुम पहले ही करवा देते तो इतने गांव वालों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, चुपती जलती गर्मी से मेरे तन बदन में आग लग रही है। आज उस पोखर में नहाकर खूब मजे करूंगी। इस तरह गांव के लोग गर्मी से परेशान चुड़ैल के लिए पोखर साफ करवाकर हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं। गली की खूंखार चुड़ैल। दादागढ़ गांव में चंद्रिका नाम की एक औरत अपने गली में बैठकर अपने गली में औरतों को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे ओ शीला, राधा, जरा बाहर तो आओ, मुझे तुम सभी से कुछ बातें करनी है। उसकी आवाज सुनकर सभी औरतें बाहर आती हैं और बोलती हैं, क्या हो गया चंद्रिका जी, आप हमें बुला रही हैं? कोई काम है क्या? अरे हाँ बहन, मैंने तुम्हें बुलाया तो था क्योंकि मुझे लगता है अपनी गली में कोई चूं चपड़ कर रहा है। नहीं चंद्रिका बहन, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। अरे हाँ, तो क्या हो गया? कोई ऐसा नहीं कर रहा तो हम ही कर देते हैं।
आओ बहनों चुगली करो। उसकी ये बात सुनकर राधा और शीला ठहाके मार मार कर हंसने लगती हैं और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, चंद्रिका की गली में एक कार वाला तेजी से अपनी कार चला रहा था कि तभी चंद्रिका उस कार वाले को आवाज लगाकर बोलती है, अरे ओ कार वाले, रुक, गाड़ी रोक अपनी। कार वाला गाड़ी रोकता है और अपनी गाड़ी में से निकलकर चंद्रिका से पूछता है, क्या बात है, आपने अचानक मेरी कार को क्यों रुकवाया? क्या रे, खुद को बड़ा शाना समझता है? तुझे क्या लगा कि तू मेरे घर के आगे का चबूतरा तोड़ देगा तो मैं तुझे आसानी से जाने दूंगी? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे उस नुकसान की भरपाई जरूर करूंगा। बताओ कितना चाहिए? तुझे अमीर होने का बहुत घमंड है ना, रुक जा तू, मैं तेरी अमीरी का घमंड अभी तोड़ती हूँ। इतना कहकर चंद्रिका कार वाले को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। बेचारा भरपाई करने की बोलता ही रहता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको मारते ही रहती है। इस तरह जब वो मारते मारते थक जाती है तब उस कार वाले को धक्के मारकर बोलती है, चल निकल यहाँ से, आज के बाद तू मेरी गली के अंदर आना नहीं चाहिए, अगर आया तो अगली बार जिंदा वापस नहीं जाएगा। बेचारा कार वाला अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। ये सब देखकर उसकी गली वाले बहुत ही परेशान होने लगे। एक बार की बात है, सभी गली वाले शीला के घर के अंदर बैठकर उसे बोलते हैं, अरे बहन, चंद्रिका तेरे और राधा के ज्यादा करीब रहती है, क्या तुम्हें वो परेशान नहीं करती? क्योंकि हम लोग तो बहुत दी दुखी हो गए हैं। भाइयों, हम लोग तो बहुत परेशान हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इस गली में उसका ही खौफ चलता रहता है। अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो हमें, हमारे बच्चों को, हमारे पति को उठवाने की धमकी देती रहती है। इस हालात में हमें ना चाहते हुए भी उसकी सुननी पड़ती है। तो ये अब फाइनल है कि गली वालों के साथ साथ राधा और शीला भी चंद्रिका से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए चंद्रिका को यहाँ रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज रात को ही चंद्रिका को हम खत्म कर देंगे। सभी गली वाले सहमत होते हैं और रात के 2 बजे वो सभी लोग चंद्रिका के घर के आसपास मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। उसके घर में आग लगने से अब चंद्रिका भी जलकर मर जाती है। उस रात चंद्रिका जलकर मर तो गई, लेकिन उसकी आत्मा उस घर में रह गई और इस तरह सभी लोग शांति से अपने घर में रहने लगे। कुछ दिन तो सभी लोग सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। ऐसे ही एक रात शीला बाजार से अपने घर आ रही थी कि तभी उसे गली में किसी की सांस लेने की आवाज आती है। ये देखकर वो अचानक ही पीछे पलट कर देखती है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था और वो एक बार फिर आगे बढ़ती है। तभी उसे एक आवाज आती है, शीला, तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो? क्या तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रही? जब मैं जिंदा थी तब तो तुम मेरे तलवे चाटा करती थी, अब क्या हुआ? अब तो तुम दूर भाग रही हो। ये सुनकर शीला एक बार फिर पीछे पलटती है कि तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल, जो कि कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका थी, उससे बोलती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इन गली वालों के साथ मिलकर मार दोगी और मुझे तुम्हारा सच पता नहीं चल पाएगा? बेटा शीला, मुझे सब पता है। शीला इतनी डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती और वो अपनी सब्जियों को वहीं फेंककर अपने घर में भाग जाती है। ये देखकर चंद्रिका हंसते हुए बोलती है, ये गली मेरी है, इस गली में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही चलेगी। मर गई तो क्या हुआ, मरने के बाद भी इस गली को नहीं छोड़ूंगी। इस गली में सिर्फ और सिर्फ मेरी दादागिरी चलेगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और अगली सुबह शीला उस चुड़ैल के बारे में सभी गांव वालों को बताती है। गली वालों, चंद्रिका वापस आ गई है, या यूं कहूं तो चंद्रिका नहीं बल्कि उसकी आत्मा वापस आई है। वो अब हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। उसने मुझे धमकी दी है कि ये गली सिर्फ और सिर्फ उसकी ही रहेगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? चंद्रिका तो मर गई है, भला वो वापस कैसे आ सकती है? अरे यार राधा, शीला बोल रही है ना कि उसकी आत्मा आई है। क्या पता वो सच बोल रही हो, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ दिन पहले किसी की सांसों की आवाज सुनी थी। इसका मतलब तो ये है कि चंद्रिका को हमने मार दिया और उसका भूत अब आ गया। हमने चंद्रिका को तो मार दिया, लेकिन उसके भूत से कैसे लड़े? वो लोग कुछ नहीं बोलते और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इस तरह अब दिन गुजरने लगे और एक बार राका नाम का एक गुंडा उस गली की तरफ देखता है और अपने गुंडों की फौज से कहता है,
तो दोस्तों, आज से हम लोग अपने अड्डा यहीं पर बनाएंगे, क्योंकि ये गली थोड़ी अच्छी सी दिख रही है। ये गली साफ सफाई में भी काफी अच्छी है। हाँ मेरे आका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम रात को ही यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर आ जाएंगे। और कुछ समय बाद रात हो जाती है, जहां राका और राका के गुंडे उस गली में अपना अड्डा जमा लेते हैं। तभी वो चुड़ैल वहां प्रकट होती है। उस चुड़ैल को देखकर गुंडे और राका बहुत ही डर जाते हैं और राका चुड़ैल से बोलता है, तुम कौन हो और हमें मारने क्यों आई हो? तुम यहाँ से शांति से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी इस गली वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बम से उड़ा दूंगा। तू मेरा और मेरी गली वालों का कुछ भी नहीं कर सकता। ये गली मेरी है और यहाँ सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। चुड़ैल और गुंडे की बातों को सुनकर सभी गली वाले बाहर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि राका गुंडा और चुड़ैल के बीच में बहस हो रही है। और थोड़ी देर बाद चुड़ैल राका और राका के गुंडे को एक भयानक मौत दे देती है। ये सब देख वो सभी गली वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चंद्रिका चुड़ैल से बोलते हैं, हमें माफ कर दो चंद्रिका बहन, हमने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचा और क्या क्या बोला, और इस तरह हम लोगों ने तुम्हें मार भी दिया। हम लोग माफी के लायक भी नहीं है, तुम हमें भी मार दो। कोई बात नहीं, तुम लोगों से गलती हुई है और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन तुम हमेशा याद रखना, जब मैं जिंदा थी तब भी मैंने अपनी गली को हमेशा अच्छा ही सोचा है। और अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मरने के बाद भी इस गली को किसी के हाथों नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। और ये मत सोचना कि मैं इस गली को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि ये गली मेरी थी और मेरी ही रहेगी। वो गली वाली चुड़ैल की बात सुनकर अब हंसने लगे। उस चुड़ैल के साथ अब खुशी से रहने लगे। इस तरह उस गली पर ना तो किसी ने बुरी नजर डाली और ना ही उस पर किसी ने कब्जा करने की सोची। आंखों से गोटियां खेलने वाली चुड़ैलें। रात के अंधेरे में तीन चुड़ैल बहनें जंगल में खड़े होकर आपस में बात करती हैं। यामिनी, बहुत दिन हो गए हमें खेल खेले हुए, चलना हम फिर से अपने बचपन वाले खेल खेलते हैं। नहीं, मैं उन गुड्डे गुड़ियों पकड़म पकड़ाई जैसे खेलों में बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। अब मैं कुछ नया खेलना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ नया जो सबसे अलग हो और सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसे खेलकर हमारे जिस्म का खून 200 की रफ्तार से दौड़े। खून, अच्छा आइडिया मिला। तो क्यों ना हम तीनों इंसान के आंखों से गोटियां खेलें, एकदम नए तरीके का खतरनाक खेल, जिसे खेलकर हमारी रूह को सुकून मिलेगा। वाह मोहिनी, तूने तो एकदम जबरदस्त खेल का आविष्कार किया है, मजा ही आ गया। अरे पागल, अभी तो खेला भी नहीं है। सुनने पर इतना मजा आ रहा है तो सोच खेलने पर कैसा लगेगा। खेल तो अच्छा है, लेकिन इस खेल को खेलने के लिए हमें सबसे पहले इंसानी आंखों को इकट्ठा करना होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम चुड़ैलों के लिए ये बाएं हाथ का काम है। तो फिर देर कैसी, तीनों कामों में लग जाते हैं। जिसके बाद तीनों चुड़ैलें इंसानों की आंखें निकालने गांव में चली जाती हैं। तभी मोहिनी को गांव के चौराहे पर 5 लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर मोहिनी बोलती है, हमारा खेलने का इंतजाम हो गया, वहां देखो हमारा शिकार वहां खड़ा है। इतना बोलकर वो तीनों चुड़ैल उन 5 आदमियों के पास जाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। अपने सामने चुड़ैल को देखकर उन सबके पसीने छूटने लगते हैं और वो डर से थर थर कांपने लगती हैं। तभी एक आदमी बोलता है, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। हमने कहा तुम्हें पकड़ रखा है, हम तो बस यहाँ खड़े हैं, भाग सकते हो तो भाग जाओ यहाँ से। चुड़ैल की बात सुनकर आदमी वहां से भागने लगता है। तभी यामिनी उड़ते हुए जाती है और उसकी दोनों आंखें निकाल कर उसे मार देती है। तभी एक और आदमी बोलता है, आखिर तुम हमें क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। बहुत बहुत तू भगवान भगवान कर रहा है, रुक, किसी वक्त तुझे तेरे भगवान के पास पहुंचा देती हूँ। इतना बोलकर कामिनी उस आदमी को भी मार देती है। ऐसे ही तीनों चुड़ैलें उन तीनों आदमियों को मारकर उनकी आंख निकाल लेती हैं
और जंगल में जाकर गोटियां खेलने लगती हैं। तभी यामिनी निशाना लगाते हुए बोलती है, ये देखो मेरा निशाना कितना सटीक लगा है, एकदम अर्जुन के तीर की तरह। ये तो कुछ भी नहीं है, रुको मैं तुम्हें अपना निशाना दिखाती हूँ। जिसके बाद मोहिनी दूर खड़ी होकर इंसानी आंख पर निशाना लगाती है और उसका निशाना भी एकदम सटीक लगता है, जिसे देखकर कामिनी बोलती है, वाह तेरा निशाना तो वाकई में लाजवाब है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की जाल की तरह। तीनों चुड़ैलें गोटियां खेल ही रही थीं कि तभी वहां से एक शराबी गाना गाता हुआ गुजरता है। अखियां लड़ियां लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं चंद्रा एक भी बार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। अभी इसकी अखियां चुड़ैल से लड़ाती हूँ और इसके टोटे टोटे नहीं छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ। इतना बोलकर मोहिनी उसके पास जाती है। तभी नशे में धुत शराबी उसे देखकर बोलता है, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई सस्ता नशा कर रखा हो। तुम्हारी आंखें, इन्हें देखकर तो मुझे गाना याद आ रहा है, लाल आंखें जो तेरी देखी दीवाना दिल ये हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, लाल आंखें जो तेरी देखी दीवाना ये दिल हो गया। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। इतना बोलकर मोहिनी शराबी की दोनों आंखें निकाल लेती है और शराबी चीखता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी मोहिनी उसका गला दबाकर उसे मार देती है। ऐसे ही चुड़ैलें हर रात गांव में लोगों की आंखें निकालती और उनकी आंखों से गोटियां खेलने लगती। लेकिन एक रात की बात है, उस रात जब तीनों चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में बैठी होती हैं, तभी उस रास्ते से राजीव अपने घर जा रहा होता है और उसी वक्त तीनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैलों को देखकर राजीव बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए राजीव उनसे बोलता है, कौन हो तुम सभी और मेरा रास्ता क्यों रोके हुए खड़ी हो? तुझे दिखता नहीं, हम तीनों चुड़ैल हैं और यहाँ तेरी आंख निकालने आए हैं। अब तो चुपचाप अपनी आंखें दे दे, नहीं तो हम तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। ठीक है, तुम मेरी आंख ले लो, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, कोई भी आत्मा बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता है और वो मैं जानना चाहता हूँ। तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, फिर सुनो हमारी दर्द भरी दास्तां। चंद्रपुर गांव में किशोर अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी तीनों ही बेटियों की आंखें बेहद ही खूबसूरत थी। मोहिनी की आंख सुनहरी थी, तो वहीं यामिनी की आंख नीली और कामिनी की हल्के भूरे रंग की थी। वहीं दूसरी तरफ आंख की तस्करी करने वाले लोगों की नजर उन तीनों पर थी। एक दिन मोहिनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, हम तीनों बहनें नदी किनारे खेलने जा रही हैं, आप दोपहर के खाने पर हमारा इंतजार करना, हम साथ खाएंगे। ठीक है, जल्दी आना और अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। इस बात से अनजान कि नदी किनारे उनकी जिंदगी बदलने वाली है, वो तीनों बहनें वहां पहुंच जाती हैं और खेलने लगती हैं। तभी चुपके से 3 नकाबपोश लोग उनके मुंह पर कपड़ा बांधकर उन्हें किडनैप करके पहाड़ी पर बनी गुफा में ले जाते हैं और वहां जाकर उनके मुंह पर से कपड़ा हटा देते हैं, जहां पहले से ही 2 डॉक्टर सारा इंतजाम करके खड़े होते हैं। तभी एक डॉक्टर बोलता है, आखिर कब से तलाश थी हमें इन तीनों बहनों की और आज हमारी ये तमन्ना भी पूरी हो गई। चलो अब देर न करते हुए जल्दी से इनकी खूबसूरत आंखों को निकाल लेते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मोहिनी उनसे बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का, और तुम हमारी आंख क्यों निकालना चाहते हो? हमारा काम आंखों की तस्करी करने का है और तुम्हारी खूबसूरत आंखों के हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए अब तुम सभी हमारा शिकार बन गई हो। हमें बचा लो दीदी, हमें अपनी आंखें इसे नहीं देनी। दीदी बचा लो हमें, छोड़ दो मेरी बहनों को, जाने दो हमें यहाँ से, हम तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं। लेकिन उन लोगों को उन पर जरा भी रहम नहीं आता, जिसके बाद डॉक्टर्स उन दोनों की खूबसूरत आंखों को निकाल लेते हैं। तभी मोहिनी बोलती है,
चंद पैसों के लिए तुम मासूम इंसानों को अंधा कर देते हो, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मोहिनी की बात सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो ऑपरेशन वाली कैंची तीनों बहन के पेट में घोंप देता है, जिससे वो तीनों मर जाती हैं और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस में मोहिनी बोलती है, मैं आऊंगी और तुम लोगों से बदला लूंगी। इतना बोलते ही मोहिनी भी मर जाती है। और तभी से हम तीनों की आत्मा अपने साथ लिए हुए अन्याय के लिए लोगों को मारकर उनकी आंखों से गोटियां खेल रही हैं। मैं मानता हूँ तुम तीनों के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम उन गुनहगारों की सजा इन मासूम लोगों को क्यों दे रही हो? मैं एक लॉयर हूँ, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हारे कातिलों को सजा दिलवाऊंगा। क्या तुम सच में हमारे कातिलों को सजा दिलवाओगे? हाँ। राजीव के मुंह से हाँ सुनते ही तीनों चुड़ैल उसे वहां से जाने देती हैं, जिसके बाद राजीव उन दोनों डॉक्टर्स पर केस कर देता है और केस जीतने पर कोर्ट उन दोनों डॉक्टर्स को सजाए मौत सुना देता है। डॉक्टर्स के मरते ही उन तीनों बहनों को भी मुक्ति मिल जाती है।